हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कशन किए थे ईएमएफ सेल पर और सेल पोटेंशियल पर। मैंने कहा था अगर आपसे कोई पूछता है कि ईएमएफ सेल क्या है, तो जब कोई सेल वर्क नहीं करता उस समय सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वही ईएमएफ कहलाता है। लेकिन यदि कोई सेल वर्क कर रहा है, करने के उपरांत उसका सेल पोटेंशियल निकाले तो वह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस के क्या होता है, इक्वल। बात समझ में आ गई। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, जिसे कहते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए, हमने आपसे कहा कि आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इस पर बात करेंगे। इसे हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव का मापन। इलेक्ट्रोड विभव का मापन। आइए छोटी सी बात लेट करते हैं। हमने माना यह हमारे पास कोई कंपार्टमेंट है। इस कंपार्टमेंट में कोई मेटल की रॉड डिप कर दी। उस मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में, क्लियर। जैसे मान लें ये रॉड हमारे पास क्या है, जिंक, और ये सॉल्यूशन किसका है, जिंक सल्फेट का। अब अगर कोई हमसे कहे कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, तो नहीं पता। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यह एक हाफ सेल है और हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्लियर। हमने कहा सपोज दैट हम ये जिंक दूसरा कंपार्टमेंट ले लें और इस कंपार्टमेंट में कॉपर की रॉड डिप कर दें। किसकी रॉड है ये, कॉपर की। और ये जो सॉल्यूशन है ये कॉपर सल्फेट का है। अब ये भी हमारे पास एक क्या बन गया, हाफ सेल। अगर कोई कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछे तो हाफ सेल में नहीं निकाल सकते। उसका रीजन है कि कोई एक ही मेटल रॉड या कोई एक ही इलेक्ट्रोड दोनों प्रोसेस नहीं कर सकता, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। क्लियर। कहने का मीन्स हाफ सेल में अगर आप सोचे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर लें तो नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें कंप्लीट सेल की आवश्यकता होती है। मान लीजिए अगर इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम वोल्ट मीटर से अटैच कर दें तो अब ये हमारे पास एक कंप्लीट सेल बन गया और इस कंप्लीट सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर। तो करते क्या है कि किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का, जैसे मान लीजिए हमारे पास जिंक है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम इसके साथ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड एक लेते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। क्लियर। और उसकी वैल्यू 0 वोल्ट जूम कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं हम, 0 वोल्ट। जैसे सपोज दैट हमने आपसे कहा कि हमारे पास ई सेल निकालने का फार्मूला है, सेल पोटेंशियल ई कैथोड और माइनस का ई एनोड। क्लियर।
अब हमने लेट किया कि जो हमारे पास कैथोड है वह स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई 0, और हमने यहां से ईसेल निकाला जिंक का, तो वो हुआ हमारे पास 0.76, और ये हुआ हमारे पास एनोड, एनोड मीन जिंक। तो यहां से इसका अगर निकालें तो हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गया 0.76 माइनस का। बात समझ में आ रही है? मैंने कहा ये हमारे पास निकल कर के आया माइनस का 0.76। क्लियर? तो ये हमें यहां से क्लियर हो गया कि अगर हमें किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल निकालना है तो वहां पर 2 इलेक्ट्रोड का होना कंपलसरी है। इसलिए अगर एक इलेक्ट्रोड का हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो दूसरे के रिस्पेक्ट में लेंगे और उसको हम क्या मान लेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, जिसका हमारे पास पोटेंशियल कितना होगा 0। अब ये प्रॉब्लम आई, हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड किसको लेट करें? तो देखिए यहां पर आप पढ़ेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हमने वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड किसको माना, हाइड्रोजन को। देखिए कैसे, हमने इसके लिए एक कंपार्टमेंट लिया और इस पर प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा दिया। किसका इलेक्ट्रोड लगाया? प्लेटिनम का। और इस पर 1 मोलर कंसंट्रेशन का 1 मोलर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन भर दिया। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा, यह आपका HCl भी हो सकता है और आपका ये H2SO4 भी हो सकता है। यह सॉल्यूशन फिलअप किया और यहां से इस इलेक्ट्रोड को एक फ्लास्क मान लें, इससे बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और यहां से प्योर हाइड्रोजन गैस पास कराया। क्लियर? तो ये जो आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं यही कहलाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बात समझ में आ गई? क्या कहलाया? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मैंने कहा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को समझने के लिए हम करते क्या है, क्या लेते हैं, कंपार्टमेंट। उस कंपार्टमेंट में एक प्लेटिनम की क्या ले लेते हैं, इलेक्ट्रोड। उस प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड को फ्लास्क से क्या कर देते हैं, ढक देते हैं, बंद कर देते हैं। यहां पर कौन सी गैस फ्लो पास कराते हैं, प्योर हाइड्रोजन गैस। और ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हुआ, यह या तो HCl ले लेंगे और या क्या ले लेंगे, H2SO4, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी हो, 1 मोलर। अब ये 1 मोलर कंसंट्रेशन क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई। मैंने पीछे आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ाया था, वहां बताया था आपको कि स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई 1 मोलर कंसंट्रेशन। और इस समय जो प्रेशर होगा, प्रेशर वह आपका होगा 1 बार। कितना प्रेशर लिया, 1 बार। टेम्परेचर अब क्लियर है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस कंडीशन में इसका जो इलेक्ट्रोड था उसको हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एज्यूम कर लिया कितने वोल्ट, 0 वोल्ट। कितने वोल्ट एज्यूम किया, 0 वोल्ट। क्लियर? तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या निकल कर के आ गया हमारे पास, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कितना लिया, 0 वोल्ट। बात समझ में आ गई? अब हम यहां पर इसकी हेल्प से, हाइड्रोजन की हेल्प से, हम किसी भी इलेक्ट्रोड का क्या फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी भी इलेक्ट्रोड का। राइट? देखिए कैसे।
देखिए हमने कहा जैसे हमारे पास यह एक कंपार्टमेंट लिया, अब ये हमारे पास यहां पर इलेक्ट्रोड कौन सा हुआ, कॉपर इलेक्ट्रोड, और ये जो सॉल्यूशन हुआ है यहां पर ये किसका हुआ, कॉपर सल्फेट का। क्लियर? तो हमने कहा अब इसका अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो हम आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में किसको ले लेंगे, हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता है कितना होता है 0 वोल्ट, और यहां से फार्मूला लगा देंगे ई सेल इक्वल टू ई कैथोड और माइनस का ई एनोड। क्लियर? मैंने कहा यहां पर देखिए हम ये लगा देंगे फार्मूला सेल पोटेंशियल इक्वल टू ई कैथोड और माइनस का ई एनोड। क्लियर? अब हमारे पास क्वेश्चन ये कि हम यहां पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड में किसको एनोड मानेंगे और किसको कैथोड मानेंगे। क्या हाइड्रोजन मैंने कहा कि कॉपर और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम किसको मानेंगे एनोड और किसको मानेंगे कैथोड। तो क्या हाइड्रोजन दोनों वर्ग कर सकता है, मतलब एनोड का भी वर्ग और कैथोड का। तो बिल्कुल सही, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है यह दोनों वर्ग करता है, आपका एनोड का भी कार्य करता है और यह कैथोड का वर्ग भी करता है। कैसे? देखिए जैसे हाइड्रोजन हुआ गैस फॉर्म में, बात समझ आ गई, और यहां से ये आपका हुआ H प्लस, हाफ H2 लिया मैंने, यहां से H प्लस हुआ यहां से, और ये एक्वस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन यहां से बेटा क्या हो गया, निकल गया। यहां पर 0 से ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो रही है, +1, मतलब इंक्रीज हो रही है, मतलब ये यहां पर वर्ग किसका करेगा, ऑक्सीडेशन का, राइट। ये यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट मीन्स ये वर्क कर रहा है आपका एनोड का। अब नंबर सेकंड कंडीशन, अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर देखिए ये लिया H प्लस, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और ये कन्वर्ट हो गया हमारा H2 में, यहां पर +1 ऑक्सीडेशन नंबर था, यहां कितना हुआ 0, मतलब यहां लेस हो गया, मतलब यहां बेटे क्या हो रहा है आपका रिडक्शन, और अगर रिडक्शन हो रहा है तो यहां जो हाइड्रोजन गैस वर्क कर रही है ये एज अ कैथोड कर रही है। क्लियर? तो हमने कहा यहां पर एक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन से कहां होंगे एबव, वो वर्क करेंगे एनोड का, और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में किसका वर्क करेगा, कैथोड का, और जो हाइड्रोजन से कहां है नीचे वो वर्ग करेंगे कैथोड का, और उनके रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन वर्ग करेगा किसका, एनोड का। क्लियर? अभी हम आगे आपको पढ़ाएंगे रिएक्टिविटी सीरीज। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक जनरल सी बात, हमने अभी जो आपका डिस्कशन किया एक सिंपल कॉन्सेप्ट था, आप समझ सकते हैं कि हमने आपसे आज बात की मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, कि किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसका 2 रीजन, पहला रीजन ये है कि हमारे पास अगर कोई सिंगल इलेक्ट्रोड है तो दोनों वर्क नहीं कर सकता, दैट मीन्स ना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना और इलेक्ट्रॉन को गेन करना, वो दोनों टेंडेंसी उसके साथ नहीं हो सकती, दैट मीन्स रिडक्स रिएक्शन वहां कंप्लीट नहीं हो सकती। इसके लिए हमें कितने हाफ सेल लेना कंपलसरी है, 2 हाफ सेल। समझ आ रही है? अब उन 2 हाफ सेल में एक हाफ सेल हमें ऐसा लेना है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पहले से क्या हो, मालूम हो, तभी हम उसके रिस्पेक्ट में दूसरे का कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसके लिए हम करते क्या है, एक इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड मान लेते हैं। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड किसको मानते हैं, तो इसके लिए हमने हाइड्रोजन को लिया। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए मैंने आपसे बताया कि सबसे पहले कंपार्टमेंट लेते हैं, उसमें 1 मोलर कंसंट्रेशन का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फिलअप कर देते हैं और उसमें एक मेटल रॉड लगा देते हैं। अब ये जो और ये मेटल रॉड जो होगी प्लेटिनम की होगी। रीजन ये है प्लेटिनम क्यों लिया मैंने, क्योंकि जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो एक गैस है, गैस इलेक्ट्रोड का वर्क नहीं कर सकती, मैं पहले बता चुका हूं आपको, इसलिए यहां पर इनर्ट मेटल लिया, इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया,
जो वर्क कर रहा हो इलेक्ट्रोड का, लेकिन उसमें कोई रिएक्शन ना हो। उस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को एक फ्लास्क से क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं और उसमें प्योर हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं। उस समय टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर आपका 1 बार होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है। वहां से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं उसको हम एज्यूम कर लेते हैं 0 वोल्ट। बात समझ में आ गई। और फिर इसके रिस्पेक्ट में हम अदर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं। बात समझ में आ गई। अब आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर। नोट करिए, बात कर रहा हूं। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज पर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, बात समझ आ रही है। इसे हम कहते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी। क्लियर। हमने आपसे कहा हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, अगर उन सभी के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर लें, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर लें, अब उन्हें हम अरेंज कर दें इंक्रीजिंग ऑर्डर अदरवाइज डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हमें क्या मिल जाती है, सीरीज मिल जाती है। उस सीरीज को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मेरी बात समझ आ गई। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो एक सीरीज मिल जाती है। उस सीरीज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसे शॉर्टकट में ECS भी कहते हैं। क्लियर। अब इसमें होता क्या है कि जो जितनी वैल्यू नेगेटिव होती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, क्लियर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू जितनी क्या होती है, नेगेटिव, उसकी जो रिड्यूसिंग पावर होती है, रिड्यूसिंग पावर वह उतनी ही क्या होती है, लेस, कम होती है। और उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ही क्या होती है, अधिक होती है, ज्यादा होती है। क्लियर। और जस्ट इसी पर अगर हम बात करें पॉजिटिव पर, कि अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो जस्ट इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट। उसकी जो रिड्यूसिंग पावर होगी वो क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, और जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी कम। यहां रिड्यूसिंग पावर का मीन्स होता है अपचायक क्षमता से, और यहां ऑक्सीडाइजिंग पावर से मतलब होता है आपका ऑक्सीकारक क्षमता से। मेरी बात समझ में आ गई। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर हमारे पास रिड्यूसिंग पावर लेस है, रिड्यूसिंग पावर अगर कोई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव, तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, आपकी लेस होगी, और ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी। यहां पर एक बात मैं और आपको बता दूं, पीछे बता चुका हूं कि IUPAC के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल वही हमारा क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर। मतलब यहां पर SRP की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर SRP हमारे पास कैसा है, नेगेटिव, तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, लेस, और ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, मोर हो जाएगी। और लेकिन अगर ये SRP हमारे पास कैसी है, पॉजिटिव, तो जो हमारे पास रिड्यूसिंग पावर होगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हम लोग एक अगले टॉपिक पर बात करते हैं। देखिए, जनरल सी बात, अगर हम लोग
जनरल सी बात, अगर हम लोग डिस्कशन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज की, इसके यूजेज क्या है, तो मैं आपको एक जनरल सी बात बता दूं कि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मान लीजिए कुछ वर्ड आपके कुछ एलिमेंट्स लिखता हूं, देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के 4 एलिमेंट्स सीरीज से हैं। अब मैंने कहा इनमें जो ऊपर होगा, क्लियर, कहने का मीन्स जिसकी वैल्यू कैसे होगी, निगेटिव। तो यहां से जब हम ऊपर से कहां की ओर चलेंगे, नीचे की ओर मूव करेंगे, अप टू डाउन की ओर, तो जो इसका इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। क्लियर। सेकंड बात मैंने आपसे कहा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। नंबर थर्ड बात आपसे बताया कि इसकी जो नंबर थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप पे प्रेजेंट है, या जिस एलिमेंट से हम कंपैरिजन करा रहे हैं उसके टॉप में है, तो वो नीचे वाले एलिमेंट्स को उसके सॉल्यूशन से क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। क्लियर। ये जनरल इसकी प्रॉपर्टी थी, आगे इसका डिस्कशन करेंगे। आइए थोड़ा सा और देखते हैं। यहां पर गिव्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ सेल, गिव्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल। यहां पर आप जानते हैं डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस का NFE, थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ चुके हैं। डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NFE। यहां पर डेल्टा जी क्या है, चेंज इन गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी। एन क्या है, नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन, एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन। एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है 96,500 कूलॉम होती है। और ई हुआ आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, वैसे आपको जानना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर जानना चाहते हैं देख लीजिए। यहां पर आपके माइंड में होगा कि माइनस वैल्यू कहां से आई, माइनस वैल्यू कहां से आई। देखिए यहां पर जो डेल्टा जी होता है ये दो तरह से वर्क होता है, एक होता है पीवी वर्क और एक होता है इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क। आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, या पी डीवी बोल सकते हैं, डेल्टा ही बोल सकते हैं। तो यहां पर ये जो वर्क हुआ ये पीवी वर्क कहलाता है। लेकिन यहां पर जो डेल्टा जी है ये पीवी वर्क नहीं है आपका, ये कौन सा वर्क है, इलेक्ट्रिकल वर्क। क्लियर। और इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए फार्मूला होता है Q इंटू वी। वी हो गया आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और यहां पर Q इक्वल टू आप फार्मूला जान, जो Q होता है यह N इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। किसका चार्ज होता है, N इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। यहां पर जो डेल्टा जी है ये पर मोल इलेक्ट्रॉन पर वर्क करता है। किस पर वर्क करता है, पर इलेक्ट्रॉन मोल पर, या हम ये भी कह सकते हैं कि यह पर मोल इलेक्ट्रॉन पर वर्क करता है। देखिए कैसे, मान लीजिए हमारे पास ये कोई रिएक्शन है, Mn प्लस N इलेक्ट्रॉन, और यह हुआ आपका M, AQ से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। यहां पर टोटल एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास, N इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन
की जो वैल्यू होती है वो 96,500 कूलम होती है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 96,500 कूलम होता है। और इसे नोट किससे करते हैं? 1 फैराडे से। लेकिन यहां पर एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन कितने हैं? n मोल। तो यहां पर कितना वर्क कितने चार्ज हो जाएगा? NF। यह आया आपका NF। बात समझ में आ रही? और ये हुआ आपका माइनस। ये था गिब्स फ्री एनर्जी। क्लियर? गिब्स फ्री एनर्जी। अब ये सपोजेड मान लीजिए कि हमारे पास हम स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें, एनर्जी एंड स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। देखिए तो यहां पर फार्मूला हो जाता है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू युवा माइनस का एन एफ ई नॉट। डेल्टा जी नॉट क्या है? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज। ई नॉट क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर? एन आपको पता है मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एफ क्या है आपका? फैराडे कांस्टेंट। क्लियर? अब यहां से कंडीशन हो जाती है फिजिबिलिटी ऑफ सेल की, फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन की। फिजिबिलिटी का मीन्स होता है स्पॉन्टेनियस होना। देखिए फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन, इस पे कैसे करेंगे? तो यहां से भी हमारे पास डेल्टा जी नॉट की वैल्यू या डेल्टा जी की वैल्यू, डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या है? लेस देन 0। मतलब किस में हो जाएगी? निगेटिव में। तो जो रिएक्शन होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी। कैसी रिएक्शन होगी? स्पॉन्टेनियस। यही अगर ये डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाती है तो ये कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। और इस कंडीशन में जो सेल रिएक्शन होगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। कैसी रिएक्शन हो जाएगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। नंबर 3 कंडीशन में यदि हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू 0 है, लेकिन याद रहे आपको डेल्टा जी नॉट आपका 0 नहीं होता, कैन नॉट इक्वल टू 0। अगर यहां पर डेल्टा जी की वैल्यू 0 है तो जो सेल रिएक्शन होगी वो इक्विलिब्रियम में होगी। किसमें होगी? इक्विलिब्रियम में। बात समझ में आ गई? तो यहां से हमने बात की फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन पे कि हम किसी भी सेल रिएक्शन को देखकर ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, या रिएक्शन जो है हमारे पास वो इक्विलिब्रियम में है। मेरी बात समझ में आ गई? तो वो डिपेंड करती है डेल्टा जी की कंडीशन पे या डेल्टा जी नॉट की कंडीशन पे। अगली बात हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, अगले टॉपिक पर। क्लियर?